Hello students and welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mova. Students, in the last session, we understood about the sources of the land, and we also understood that whether they were reliable or non-reliable. Right? अगर कोई हमारे पास सोर्स है ज़मीन का तो वो रिलायबल है या अनरिलायबल है, इसके बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. राइट? और वो खास करके किसके बारे में था? द लैंड ग्रांट्स एंड द प्रशस्तिस. जो कोई लैंड ग्रांट दिया जाता था या फिर कोई प्रशस्ति दी जाती थी तो वो क्या था वो भी हमने देखा था. एंड वी अंडरस्टूड दैट वेदर द सोर्सेज आर द रिलायबल और द अनरिलायबल. उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे. हमने ये भी देखा कोई एक चीज़ है, हमने कुछ एग्जांपल लिए थे कि जिसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ का मैंने बोला कि क्या आप इसके ऊपर भरोसा कर पाओगे या नहीं. राइट? सो द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वर द रिलायबल सोर्सेज एंड द सोर्सेज व्हिच वर रिटन बाय द someone himself, they were not 100% reliable sources. Right? And that's how we understood about the prashastis and the land grant too. Right? Now we learned that the land was an important resource for the kingdoms to make revenue, and that the ownership of land gave a lot of power to some. हमने ये भी देखा कि उस समय में लैंड जो था वो रिसोर्सेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था. राइट? वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स था कोई भी एक किंगडम के लिए. कोई अगर कोई राजा है, उसका कोई किंगडम है, राइट, तो उसके राज के अंदर, उसके पूरे राज्य के अंदर जो लैंड आती थी वो लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता था. इसलिए क्योंकि उसमें से रेवेन्यू यानी कि इनकम जनरेट हो सकती थी. द लैंड वॉज यूज टू जनरेट द रेवेन्यू. राइट? तो इनकम जनरेशन के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता था. राइट? और उसके अलावा अगर किसी के पास लैंड है तो उस लैंड की ओनरशिप की वजह से वो किसी एक इंसान के पास कुछ पावर्स भी ज़्यादा रहते थे. जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स भी ज़्यादा रहते थे. राइट? वी अंडरस्टूड दैट इन द लास्ट सेशन द सेम वे. वी ऑल्सो लर्न दैट सम किंग्स यूज्ड वॉरफेयर टू जनरेट मॉडल. कुछ किंग्स जो थे वो वॉरफेयर का भी यूज करते थे कि ताकि उसमें से वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ अर्न कर सके. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अ फेमस किंगडम फ्रॉम द मीडिवल पीरियड. आज के सेशन में मीडिवल पीरियड का एक बहुत ही फेमस किंगडम है, राइट, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं. राइट? एंड दैट पीरियड इज नोन एज द चोला डायनेस्टी. उस पीरियड को हम चोला डायनेस्टी के नाम से जानते हैं. सो लेट अस लर्न अ लिटिल अबाउट द चोलास. तो चोलास के बारे में थोड़ा बहुत हम समझ रहे हैं. राइट? तो यही हम देखेंगे. तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो वो पूरा डिटेल आपको पेज नंबर 22 और 23 में मिलेगा. अगर नहीं है देन डोंट वरी, उसके जो इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चंस है वो यही हमारे पास है स्लाइड शो में, जिसके हिसाब से हम चोला डायनेस्टी के बारे में कुछ समझने जा रहे हैं. राइट? सो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या क्या थे, चोला डायनेस्टी कैसे वर्क करती थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन मेथड क्या था, राइट, क्या क्या वर्ड्स वो यूज करते थे, राइट, उस समय की वोकेबलरी क्या थी, राइट, संस्कृत टर्म थी वो कैसे यूज करते थे, वो सब हमें यहीं पे देखने को मिलेगा. और उसी सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे इस क्वेश्चन आंसर से डिस्कस करने वाले हैं. राइट? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक वुमेन पार्टिसिपेटेड इन दिस असेंबलीज? कौन सी असेंबली? द चोलास की असेंबली. तो क्या आपको लगता है कि चोला की असेंबली में विमेन का पार्टिसिपेशन था? इन योर व्यूज, आर लॉटरीज यूजफुल इन चूजिंग मेंबर्स ऑफ कमिटीज? तो तब लॉटरी का यूज होता था. तो क्या अगर आप सोचे तो क्या लॉटरी जो थी, लॉटरी क्या है सबको पता है, राइट, कि सबका नाम लिख के एक बड़े से बाउल के अंदर उसकी चीट डाल दी जाती है, फिर उसको रैंडमली शफल किया जाता है और उसमें से कोई भी एक रैंडम चीट निकाल ली, उसमें से जिसका नाम आया दैट वाज द लीडर. राइट? क्या ऐसी सिस्टम है? तो क्या वो प्रॉपर सिस्टम है लीडर चूज करने के लिए या फिर कमेटी के मेंबर चूज करने के लिए? यही हमें देखना है. राइट? तो अगर चोला डायनेस्टी की बात करें तो वहां पे द विमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज इन मैनी ओपिनियन. बहुत सारे ओपिनियन के हिसाब, सॉरी, सो विमेन डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज. चोला डायनेस्टी में जो भी असेंबलीज थी उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं होता था. राइट? एट दैट टाइम दैट वाज द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. राइट? मीडिवल एज के अंदर ज्यादातर महत्व जो था वो मेल को दिया जाता था.
फीमेल को वोटिंग राइट्स नहीं थे, फीमेल को असेंबली पार्टिसिपेशन के राइट्स नहीं थे और फीमेल पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी, राइट। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं यहाँ पे कि ये जो लॉटरी का जो मेथड है क्या वो प्रॉपर है, सो इन माय ओपिनियन लॉटरीज आर नॉट यूजफुल इन चूजिंग मेंबर्स। मेरे ओपिनियन के हिसाब से लॉटरी जो है, राइट, वो मेंबर्स को चूज करने के लिए प्रॉपर मेथड नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि चिट में से जिसका नाम आया दैट पर्सन विल बिकम द मेंबर, राइट। उसका मेथड कैसा था? जैसा मैंने बताया, लॉटरी मेथड। लॉटरी यानी कि क्या होता है, सबका नाम लिख के एक चिट पे, उस चिट को मोड़ के एक बाउल में रख दिया जाता है। सारी चिट एक बाउल में आने के बाद उस पूरे बाउल को जोर से हिलाया जाता है, जिसे हम शफल कहते हैं। तो उसको शफल करने के बाद रैंडमली उसमें से कोई भी एक चिट निकलती है और उस चिट में से जिसका नाम है ही इज सिलेक्टेड एज द मेंबर। So in my opinion, why should it not used? इसको हमें क्यों यूज नहीं करना चाहिए? या फिर why it is not proper? Because those who become members of committees are not elected members. वो लोग कि जो कमेटी में मेंबर बनते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है, राइट। यानी कि लोगों के अपने हिसाब से जो मेंबर होने चाहिए, राइट, या फिर उसकी क्वालिटीज को देखकर जो मेंबरशिप देनी चाहिए वो नहीं हुई। वो तो सिर्फ उसका लक अच्छा था, राइट। ज्यादातर केस में ऐसा भी होता था कि कोई पर्टिकुलर मेंबर का लक अच्छा था, उस लक की वजह से लॉटरी में से उसका नाम आ गया एंड ही वाज सिलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द कमिटी, राइट। सो that person was not elected member, right, they were chosen by chance, they were the people chosen by chance। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक प्रॉपर पर्सन है जिसने अपने नाम को नॉमिनेट किया कि भाई आई वांट टू बी द मेंबर ऑफ द कमिटी, उसका नाम भी चिट में चला गया, ही इज नॉट द पर्सन वर्थ बीइंग द मेंबर। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर नॉट द पीपल हु आर वर्थ टू बी द मेंबर, राइट, कि भाई कमिटी का मेंबर ये नहीं बनना चाहिए, लेकिन लक बाय चांस उसका ही नाम आ गया, देन द होल किंगडम, द होल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, द होल एडमिनिस्ट्रेशन कैन गेट इनटू वे, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऐसे अगर मैं ओपिनियन दूं, सो लॉटरी का जो मेथड है दैट इज नॉट यूजफुल इन चूजिंग द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। नेक्स्ट, वेर देयर एनी ब्राह्मणास इन द हेमलेट। हेमलेट जो था उसमें क्या कोई ब्राह्मणास थे? डिस्क्राइब ऑल द एक्टिविटीज दैट वर टेकिंग प्लेस इन द विलेज। कोई एक विलेज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती थी, राइट, उसका लिस्ट भी बनाना है। सो अगर हम हेमलेट की बात करें, देयर वर नो ब्राह्मणास इन द हेमलेट। हेमलेट के अंदर कोई भी ब्राह्मण नहीं होता था चोला डायनेस्टी के अंदर, राइट। सो द एक्टिविटीज which were taking place in the village were laborers were working, जो लेबरर्स थे वो काम करते थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेलते थे, एंड द पुलैया वुमेन वर सिंगिंग while husking paddy, right, while they were husking the paddy। तब पुलैया वुमेन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ गाती थी, राइट। तो एक्टिविटीज कैसे होती थी गांव में कि लेबरर्स जो थे वो काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, और पुलैया वुमन जो है वो अपना काम करते हुए गाना गा रही थी। दैट वाज हाउ द चोला डायनेस्टीज विलेज वर वर्किंग। सो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू थिंक टेंपल इंस्क्रिप्शंस इग्नोर दिस एक्टिविटीज। और ये सारी एक्टिविटी से उसको टेंपल इंस्क्रिप्शन में नहीं दिखाया गया, क्यों? चोला डायनेस्टी के अगर टेंपल के इंस्क्रिप्शन देखो तो उसके अंदर ये सारी एक्टिविटी नहीं लिखी गई, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? टेंपल इंस्क्रिप्शंस वर ओनली रिटन अबाउट द लैंड एंड गिफ्ट एक्सचेंजेस बिटवीन ब्राह्मणास फॉर देयर रिच पैट्रॉन्स। टेंपल इंस्क्रिप्शन जो थे उसमें सिर्फ वही चीजें लिखी जाती थी कि जो भी लैंड और गिफ्ट एक्सचेंज में मिले हैं या फिर एक्सचेंज हुए ब्राह्मण और उसके रिच पैट्रॉन्स के बीच में, राइट, सिर्फ और सिर्फ उसी को इंस्क्रिप्शन में लिखा जाता था। और कोई भी एक्टिविटी विलेज की है जो वर्किंग एक्टिविटी हमने देखी, लेबरर्स की, राइट, या फिर विमेन की, राइट, या फिर बच्चों की, ये कोई भी एक्टिविटी उसमें रिटर्न नहीं है, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द टेंपल इंस्क्रिप्शंस इग्नोर्ड ऑल दोज एक्टिविटीज। दे वर नॉट concerned with the lives of the common people. At that time, the hamlet was there in which the Brahmanas were not given the place. Why? Because they were not concerned with the life of the common people.
ब्राह्मणास के साथ कौन सी डील होती थी? उसके रिच पैट्रॉन्स की, और उसके रिच पैट्रॉन्स थे और उसके और ब्राह्मणों के बीच में जो भी एक्सचेंज हुआ था, जो ट्रांजैक्शन हुआ था, वही सिर्फ टेम्पल के इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड होता था, राइट. सो दैट वाज द क्लियर मैसेज दैट दोज पीपल वर नॉट कंसर्न विद द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल. वरना तो कॉमन लोगों का भी इंस्क्रिप्शन होता, लेकिन वो वहां पे नहीं पाया गया था, राइट. सो क्यों ऐसा हुआ, राइट? क्यों वो इग्नोर करते थे? ऐसा हमें क्यों लगता है? क्योंकि सिर्फ ब्राह्मणास और रिच पेट्रोन्स के बीच का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता था, और उसके अलावा दे वर नॉट कंसर्न विद द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल. कॉमन पीपल की लाइफ कैसी है, राइट, वहां पे क्या था, उसके बारे में कोई भी कंसर्न, उसके बारे में कोई भी डिटेल वहां पे दिया गया नहीं था, राइट. सो एक टेबल है, राइट. अगर हम उस टेबल को, बेसिकली ये क्वेश्चन था टू कंप्लीट द टेबल, बट हम सिर्फ आंसर ही देख रहे हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए, राइट. सो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज या फिर यूनिट अंदर द चोलास. चोलास के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज कौन सी आती थी? तो वो चार थी: उर, नाडु, नगरम एंड ब्रह्मदेया, राइट. ये चार एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो उर, सबसे पहली जो काउंसिल थी एडमिनिस्ट्रेटिव, सबसे लोएस्ट काउंसिल, वो थी उर. दैट वाज द काउंसिल ऑफ द पीजेंट्स. जो मजदूर होते थे, जो लेबर्स होते थे, राइट, जो आर्टिसंस होते थे, उसकी जो काउंसिल होती थी उसे उर के नाम से जाना जाता था, राइट. उर वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी व्हिच वाज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ द पीजेंट्स, राइट. उसके राइट्स के बारे में, उसकी लाइव्स के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में उर सोचता था. उर के बाद द सेकंड लेयर वाज नाडु, राइट. नाडु वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द विलेज, राइट. नाडु वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द विलेज. कोई एक पर्टिकुलर विलेज है और उस विलेज का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जहां से होता था, दैट वाज नाडु. सो विलेज के सारे जितनी भी एक्टिविटीज विलेज में होती है, ऑल द एक्टिविटीज वर अंडर द नाडु. नाडु के बाद आता है नगरम. नगरम वाज द काउंसिल ऑफ द ट्रेडर्स. जो भी बिजनेसमैन थे, जो भी ट्रेडर्स थे, मजदूर की बात नहीं कर रहा मैं, बिजनेस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बात हो रही है ट्रेडर्स की. तो जितने भी ट्रेडर्स थे, उस ट्रेडर्स की जो एक पूरी काउंसिल थी, उसकी पूरी कमिटी थी, उसे नागरम के नाम से जाना जाता था, और ट्रेडिंग का पूरा पार्ट उसी के द्वारा देखा जाता था. और द फोर्थ वन, दैट वाज ब्रह्मदेया, राइट. द ब्रह्मदेया वाज द काउंसिल ऑफ द प्रोमिनेंट ब्राह्मणा लैंड ओनर्स. जो भी ब्राह्मण उस समय पे लैंड ओनर्स थे, जो भी ब्राह्मणा उस समय पे लैंड ओनर्स थे, उसकी एक काउंसिल थी, राइट. द प्रोमिनेंट ब्राह्मणा लैंड ओनर्स, यानी कि जो टॉप नॉच ब्राह्मणा लैंड ओनर्स थे उस समय में चोला डायनेस्टी के अंदर, उसकी एक काउंसिल थी. सो दैट्स हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द चोला डायनेस्टी वाज डिवाइडेड इनटू दिस फोर पार्ट्स, राइट. कोई पीजेंट्स है तो उसके लिए उर था, राइट. कोई एक पर्टिकुलर विलेज के लिए नाडु था. फिर जितने भी ट्रेडर्स थे उसका एक काउंसिल था कि जिसका नाम था नागरम. और जो लास्ट वन है, जो ब्राह्मणा की एक कमिटी थी, एक काउंसिल थी, राइट, ब्राह्मण लैंड ओनर्स की, उसे ब्रह्मदेया कहा जाता था, राइट. सो दिस वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द चोला डायनेस्टी, राइट. सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन में हमें सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी देखना था. नाउ लेट अस discuss about the homework, and that homework is found on your SB10. So quickly pause the video and open SB10. So students, before going for the homework, you need to understand the concept time which is given on SB9 and 10, right. तो सबसे पहले ये जो पार्ट है आपको समझ लेना है. इसको जब आप समझ जाओगे, राइट, उसके बाद इसको समझना है, इसको सेल्फ लर्न करना है. सेल्फ लर्न करोगे तब आपको पता चलेगा कि मेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, द किंग, राइट. और किंग के नीचे आता था उर, सभा एंड नागरम, राइट. तो ये आपको देखना है. उसके बाद आपको आंसर करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6.1 जो हमने टेबल देख लिया, राइट. और उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 6.2 है, हाउ कुड पीपल ज्वाइन सभा. तो ये कंसेप्ट टाइम रीड करोगे तब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, राइट. तो फिर आपको ये जो क्वेश्चन है, हाउ कुड पीपल ज्वाइन सभा, लोग सभा में कैसे ज्वाइन हो सकते थे, इसका आंसर आपको मुझे भेजना है, राइट. सो आज का सेशन यहीं पे था. आशा रखता हूं कि आपको सेशन और आज का होमवर्क दोनों समझ में आ गया होगा. लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी है, यू ऑल हैव गॉट माय नंबर, यू कैन कनेक्ट टू मी एनी टाइम यू वांट, राइट. सो गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेस सेशन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू टॉपिक. टिल देन इट्स टाइम टू से गुड बाय. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and yes, don't forget to share your homework. Thank you.